नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ताल कटोरा स्टेडियम से आई एक माफी की गूंज अब पूरे देश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भागीदारी न्याय सम्मेलन में ओबीसी समाज से माफी मांगकर न सिर्फ एक बड़ी राजनीतिक चाल चली, बल्कि देश के इतिहास की उन परतों को भी उधेड़ दिया जिन्हें अब तक या तो नजरअंदाज किया गया या दबा दिया गया। क्या ये माफी एक सोची समझी रणनीति है, चुनावी गणित को साधने की कोशिश है? क्या राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंडल आयोग और ओबीसी आरक्षण पर दिए गए विवादित बयानों से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये सब एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी पटकथा आने वाले चुनावों के लिए लिखी गई है? लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आपके इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करता। और मैं स्टेज से कह रहा हूँ, वो गलती है मेरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भागीदारी न्याय सम्मेलन में ओबीसी समाज से माफी मांगकर सबको चौंका दिया। राहुल ने खुले दिल से स्वीकार किया कि उनकी और कांग्रेस की ओर से ओबीसी वर्ग के लिए वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन ये माफी सिर्फ उनकी अपनी गलती की स्वीकारोक्ति नहीं थी, इसने इतिहास के उन धूल भरे पन्नों को भी खोल दिया जहां उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कड़ा रुख दर्ज है। क्या राहुल की ये माफी अपने पिता के उस विवादित स्टैंड को गलत ठहराने की कोशिश थी, या फिर ये महज एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं 2004 से राजनीति में हूँ। पीछे देखता हूँ तो लगता है कि आदिवासी, दलित, महिलाओं के लिए मैंने सही काम किया, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर मुझसे और कांग्रेस से बड़ी चूक हुई। राहुल गांधी ने ये भी कबूल किया कि ओबीसी की समस्याएं सतह पर नहीं दिखती, जिसके चलते वो उन्हें पहले समझ नहीं पाए। अगर मुझे पहले एहसास होता तो मैं कुछ पहले जातिगत जनगणना करवा देता। इस सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी को अपरकास्ट बताया गया, लेकिन पिछले साल संसद में राहुल गांधी की जाति को लेकर जमकर घमासान हुआ था। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? इस बीच राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के पुराने ढर्रे से विरोध सा लगता है। ऐसे में यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि राजीव गांधी का विरोध और राहुल गांधी की माफी का क्या कनेक्शन है। साल 1990 का वो दौर याद कीजिए जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की और ओबीसी को 27% आरक्षण का तोहफा दिया। उस वक्त राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर इसका पुरजोर विरोध किया था। ये समाज को बांट देगा, उनका बयान उस समय सुर्खियों में छाया रहा। इस विरोध में कांग्रेस को ओबीसी समाज की नाराजगी का शिकार बताया और उत्तर भारत में पार्टी की जड़ें हिल गई। अब 35 साल बाद राहुल गांधी की माफी क्या उस ऐतिहासिक गलती का प्रायश्चित है? राहुल ने सीधे तौर पर राजीव गांधी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों में वो दर्द और पछतावा साफ झलकता है जो कांग्रेस के उस पुराने स्टैंड से जोड़ा जा सकता है। सवाल ये है, क्या ये माफी ओबीसी वोट बैंक को लुभाने की चाल है या वाकई में एक पारिवारिक भूल को सुधारने की कोशिश है? राहुल के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आग उगली है। राहुल पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहा कि कांग्रेस कभी भी ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों की सच्ची हितैषी नहीं रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आरक्षण को निष्क्रिय बनाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब आम्बेडकर को सम्मानित करने में भी कांग्रेस ने देर की और ओबीसी को दशकों तक आरक्षण से वंचित रखा। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी ही एकमात्र पार्टी है
जो बहुजन समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की गारंटी देती है। मायावती का ये दावा राहुल की माफी को चुनौती देता है। क्या राहुल की भावनाएं सचमुच बदलाव की ओर है या मायावती की बात में दम है कि ये सब एक राजनीतिक नाटक है? कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर रुख हमेशा से अस्पष्ट रहा है। 2010 में यूपीए सरकार ने इस मुद्दे पर हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ, 2006 में यूपीए 1 में एम्स और आईआईटीज में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, लेकिन जाति आधारित जनगणना जैसे बड़े कदम से हमेशा कन्नी काटी गई। अब जब मोदी सरकार ने इस दिशा में पहल की है, राहुल इसे सामाजिक न्याय का हथियार बना रहे हैं। 21वीं सदी डेटा की है, आंकड़े होंगे तभी न्याय होगा। राहुल गांधी ने तेलंगाना की जाति जनगणना का हवाला भी दिया, लेकिन क्या ये कांग्रेस के पुराने ढोंग से दूरी है या मौके की नजाकत को भुनाने की कोशिश? राहुल ने एक और बात कही, मनरेगा से लेकर गिग वर्कर तक सारा काम SC ST OBC करते हैं, लेकिन बजट के हलवा समारोह में उनकी कोई जगह नहीं है। ये तंज सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। राहुल का ये दावा कि डेटा के बिना न्याय अधूरा है, ओबीसी समाज को लुभाने की उनकी रणनीति का हिस्सा लगता है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? राहुल गांधी की ये माफी न सिर्फ उनकी अपनी गलती की स्वीकारोक्ति है, बल्कि कांग्रेस के उस अतीत की रीसेट करने की कोशिश भी है जिसने ओबीसी को पार्टी से दूर कर दिया। ये राजीव गांधी के स्टैंड को अप्रत्यक्ष रूप से गलत ठहराने का प्रयास हो सकता है, लेकिन क्या ये आत्म मंथन का नतीजा है या 2025 के चुनावों से पहले ओबीसी वोट बैंक को साधने की चाल? मायावती से झूठ कह रही हैं, तो विपक्ष से मौके की राजनीति। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल की ये माफी राजनीति के गलियारों में तूफान ला चुकी है। पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी। खास करके राहुल गांधी जी सबसे पहला ये बीड़ा उठाया था। क्या है? उन्होंने ये कहा कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये दूसरा कोई नहीं बोला, किसी के पास हिम्मत नहीं थी। सिर्फ एक ही आदमी घोषणा पत्र में भी कहा और खुले आम सबको उन्होंने कह रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए कि आज हम आप सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी, हम कांग्रेस के जितने भी नेता लोग हैं वो सब लड़ रहे हैं। तो तो राहुल गांधी की माफी की गूंज अब पूरे देश में सुनाई पड़ रही है, और वो इसलिए क्योंकि कई राज्यों में आगामी चुनाव है। अभी कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 2026 और 27 में भी अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में इस बीच राहुल गांधी का ओबीसी को लेकर माफी मांगने वाला बयान हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के इस माफी को, राहुल गांधी के इस बयान को, क्या मायने हैं? देखिए अंकिता, सबसे बड़ी बात यह है कि एक राजनीति है और राजनीति में सह और मात की जो खेल चलता रहता है। अब आप इससे पहले आप देख सकती हैं कि 2024 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उससे पहले राहुल गांधी ने मुद्दा को उठाया था, लेकिन उनको कोई खास लाभ नहीं मिला था। लेकिन सारी की सारी आप देखें, जो ओबीसी के वोट हैं, अधिकतर वोट या तो क्षेत्रीय दलों के पास है या फिर बीजेपी के साथ, क्योंकि इसमें मोदी जो चेहरा हैं वो ओबीसी से आते हैं। हालांकि 2000 से पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब ये आरोप है कांग्रेस का, दूसरे पार्टियों का, कि वो सामान्य वर्ग में आते थे इनके, जो जिस जाति से वो आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो ओबीसी में अति पिछड़े में आ गए थे। ये आरोप है, ये हम आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो ये राजनीतिक आरोप कह सकते हैं। लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, खासकर बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार में
आज से नहीं, इसका इतिहास से आप अंकिता आप देखेंगे कि जाति के आधार पर ही वोट की जो समीकरण है वो बदलता है, समेटता है और उस पर ही पड़ता है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कुछ कुछ इस तरह की बातें देखी जाती है, लेकिन खासकर बिहार की अभी बात करें, क्योंकि 3 महीने के अंदर में ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और जो आप देख सकती हैं कि कांग्रेस के साथ पहले कि कौन कौन से वोट उसमें जा थे, आप अल्पसंख्यक देख सकते हैं, फिर दलित थे और सामान्य वर्ग में उच्च जाति के जो वर्ग थे, खासकर ब्राह्मण और दूसरे जातियाँ, वो इनसे इंटैक्ट थी। लेकिन मंडल कमीशन के बाद से कुछ जो दलित थे और सामान्य वर्ग में थे वो सब के सब कुछ हट गए, क्योंकि वो बीपी सिंह की राजनीति के तहत वो चले गए थे। लेकिन उसके बाद अल्पसंख्यक, जब ये बाबरी मस्जिद हुई थी, घटना घटी थी, तो उस समय में भी अल्पसंख्यक भी हट के क्षेत्रीय दलों के पास पहुंच चुके थे। तो कांग्रेस के पास में वोट बैंक के नाम पर बहुत ही कम रह गए, 20% के वोट की में सिमट कर दिखा। तो अब जो कि 2004 से लेकर 2014 की राजनीति जो राहुल गांधी अब बता रहे हैं कि उसमें मैं उतना समझ नहीं पाया, मैं जानकारी मुझे नहीं थी, ये बात सही है। लेकिन अब जो ये बात उठा रहे हैं उसका एक यही बात है कि अब वो चाह रहे हैं कि सामान्य वर्ग भी हमारे साथ कुछ रहे, साथ साथ अल्पसंख्यक हमारे साथ हो गए हैं, दलित भी अब धीरे धीरे हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन जब तक जो ओबीसी की जो जातियां हैं वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम मोदी का चाहे बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये चुनावी राजनीति के दांव पर जो इस तरह से ओबीसी की बात कही जा रही है कि आरक्षण लागू करवाएंगे, 50 की सीमा को तोड़ेंगे, 65% 75% तक पहुंचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी बात को जो हलफनामा दिया जाएगा उस पर भी हम उसका मुकाबला करेंगे। ये साफ है कि मैसेज दिया जा रहा है कि अब सामान्य वर्ग हमारे साथ हैं, तो अब ओबीसी भी आए, दलित भी आए, अल्पसंख्यक भी आए। तो वोट बैंक, जब तक कांग्रेस की वोट बैंक 25 से या 30% से ऊपर नहीं चली जाती है तब तक सरकार ये नहीं बना सकते हैं। इस तरह से 100 पर ही अटके रह सकते हैं। इसको इंक्रीज करके अगर 150 पर कांग्रेस पहुंच जाती है तो उनकी सरकार, उनके जो गठबंधन की सरकार, वो बनाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बाधा जो है अभी इनके पक्ष में यही है कि कुछ वोट बैंक को आगे बढ़ाया जाए, जिसका कि एक कह सकते हैं प्रयोग बिहार की राजनीति और बिहार के होने वाले चुनाव में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर माफी मांगी है, निश्चित तौर पर तमाम जगह इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन आगामी चुनाव में इसका किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल पूरे तरीके से राहुल गांधी ने अभी 3 महीने होने वाले हैं और उसको देखते हुए जो चुनावी मुद्दा उन्होंने, जो चुनावी दाव उन्होंने खेला है कि किसी तरीके से, जिस तरीके से मेरे मुंह से निकल गई थी, मुझे पता नहीं था, मेरे को इस वर्ग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसलिए इन्होंने, राहुल गांधी ने एक बिहार चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा खेला है और वोट बैंक बटोरने की कोशिश की है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी पता होता कि ओबीसी का जो गठबंधन, ओबीसी का जो समाज है, वो उसको पूरे तरीके से एक करने की कोशिश की जा रही थी और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अगर थोड़ा सा भी ज्ञान होता इस समाज के बारे में तो पूरे तरीके से मैं इस लाइन को नहीं बोलता और ना मैं इस लाइन को दोहराता। लेकिन अब बिहार चुनाव को देखते हुए या पूरे तरीके से ये एक चुनावी दाव खेला गया है, जिससे कि वोट बैंक पूरे तरीके से बटोरने की कोशिश की जा रही है। सभी समाजों को, सभी जातियों को, सभी जातियों के समीकरण को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और उसी के चलते राहुल गांधी ने इस माफीनामे को माना है। और साथ ही जो खड़गे जी ने कहा कि राहुल गांधी एक पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरीके की बात को उठाया है, लेकिन पहले भी समीकरण बदले थे और जातियों के नाम पर लोगों को बांटा गया था और उसी की राजनीति जितनी भी पार्टियां हैं वो खेलने के लिए तैयार रहती हैं। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी का ये दांव कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ओबीसी वोट बैंक को लेकर राहुल गांधी एक दांव चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन गोविंद जी, अगर थोड़ा हम इतिहास की तरफ रुख करें, 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की और ओबीसी को 27% आरक्षण का तोहफा भी दिया था। हालांकि राजीव गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया था और इसे समाज को बांटने वाला भी उन्होंने करार दिया था। तो क्या राहुल गांधी उसी भूल की बात कर रहे हैं और क्या अब उस भूल को सुधारने की कोशिश कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अंकिता जी, जिस तरह से आपने बात कही है एकदम बात सही है। क्योंकि जिस समय मैं चलता हूँ आपको इसकी जो फॉर्मेशन कैसे हुई थी मंडल कमीशन की। 77 में जो जनता दल पार्टी की सरकार बनी थी उस समय में बीपी मंडल जो बिहार के बड़े नेता थे उनके नेतृत्व में इसके कमीशन का गठन किया गया था और उन्होंने अपनी ही सरकार जो मोरारजी देसाई और चरण सिंह के नेतृत्व में बनी थी उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था, अंतरिम रिपोर्ट सबमिट किया था। उसके बाद जब इंदिरा गांधी दोबारा से लौट के आई जीत के तो फिर उसको उनका ड्राफ्ट रखा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार उस ड्राफ्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और उसको कई भूल चुके थे ये सारे लोग। और उस समय में जब कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार गई थी, उस समय फिर बीपी सिंह आए। जो बीपी सिंह कांग्रेस के खुद वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को समझते हुए कि जब तक हम एक बड़े जो ओबीसी वर्ग है उसको अपने इंटैक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे राजनीति आगे की नहीं चलेगी। तो उन्होंने मंडल कमीशन की जो पोटली थी उसको खोल दिया और उसके बाद 90 में उन्होंने उसको लागू कर दिया। जिस प्रकार से पूरे भारत में आप देख सकते हैं कि उस समय में याद करिए कि कितनी तरह से सामान्य वर्ग और ओबीसी के बीच में लड़ाई लड़ी थी। कई छात्र अपनी जान गंवा चुके थे। फिर भी उसमें जो राजीव गांधी की सरकार की जो विपक्ष में थे उस समय में बड़ी भूमिका रही, उन्होंने उसका विरोध किया था। देखिए, राजीव गांधी एक टेक्नोक्रेट थे, पायलट थे और जो कंप्यूटर साइंस की जो अभी भारत में इतनी गूंज है वो लाने वाले थे। तो उनको लग रहा था कि अगर इसमें प्रतिभा इसको खत्म हो जाएंगे यहाँ पर भारत में सामान्य वर्ग के चाहे सारे वर्ग, तो ऐसे में उन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन ये कारण था कि सामान्य वर्ग कांग्रेस से अलग होती हुई पहले भी अलग थी, लेकिन उसके बाद जो भी बचे हुए थे सारे के सारे अलग हो गए और इनकी जो वोट थी वो कम होती है। उसके बाद से देखिए कांग्रेस कभी भी फुल फ्लेजेज सरकार में नहीं बना पाई। नरसिंह राव की सरकार भी बनी, उसमें भी गठबंधन बनाया गया था। उसके बाद जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बने 10 साल चले, उसमें भी कई दलों का संगठन था और उसका सरकार बनाई गई थी। लेकिन अब देखें तो अब वो सिमटती हुई 44 से 52 से 99, अब 100 सांसदों का एक ये पार्टी बन चुकी है। अब इनका ये मानना है कि जब तक हमें ओबीसी की भी समर्थन नहीं मिल जाएंगे, सामान्य वर्ग से लौट के लोग नहीं आएंगे और खासकर दलित और जो उनके अल्पसंख्यक जो उन पर इंटैक्ट अभी भी है वो सब आ जाएंगे तो इनकी सरकार बन सकती है। क्योंकि इनका टारगेट है कम से कम गठबंधन में मेरे कांग्रेस की सीट कम से कम 150 हो जानी चाहिए, तब हम सरकार बना देंगे। प्रवीण, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसे लागू कैसे कर पाएंगे और क्या माफी मांगने से ओबीसी का साथ यहाँ पर पार्टी को मिल पाएगा? देखिए, पिछले कई दशकों से कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अपनी वापसी दिल्ली में और जो जिन जगहों से हारी हुई है उन जगह से वापसी कर पाए। लेकिन अब पहली बार उन्होंने ये स्टंट खेला है कि ओबीसी समाज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने माफी मांगी है। अब कोशिश ये है राहुल गांधी की और कांग्रेस की कि किसी तरीके से हमारी वापसी हो और हमारी कुछ सीटें दिल्ली के अंदर या कुछ सीटें बिहार के अंदर हमारी निकल के आ पाए, जिससे कि हमारी जो सरकार है वो चलने लायक हो पाए, पैरों पे खड़ी हो पाए। लेकिन इस समय जो राजनीति स्टंट राहुल गांधी ने खेला है उसको देखते हुए ओबीसी समाज को जो इकट्ठा करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है वो कहीं ना कहीं कारगर हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन अब जब से बीजेपी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी आई है तब से ही कांग्रेस का पतन होता चला गया। गठबंधन के बाद भी कांग्रेस उभर के नहीं आ पाई है। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने स्टंट खेला है उसको चुनावी मुद्दे को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि कुछ वोट बैंक शायद कांग्रेस पार्टी बटोर सके।
बिल्कुल। ऐसे में गोविंद जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने देखा है कि जो ओबीसी वोटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं रुख होता है मायावती की पार्टी को लेकर, उनका रुख देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी को लेकर देखने को मिला है, जेडीयू को देखने को मिला है, लेकिन कांग्रेस अब तक दूरी बनाकर चलती आई है। अब जिस तरह से राहुल गांधी का यहाँ पर रुख देखने को मिला है, माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ओबीसी वोटर्स को अपने पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं, तो ये दो बातें मैं आपसे समझना चाहूँगी कि एक तो जो दूसरे दल हैं, क्या वहाँ पर कांग्रेस अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी, और ये कहीं ना कहीं मोदी वर्सेस राहुल गांधी करने की कोशिश भी यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी ओबीसी वोटर्स को लेकर? बिल्कुल अंकिता, ये मोदी बनाम प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी की जो लड़ाई होगी 29 में, वो तो होनी ही है, क्योंकि इसमें एक तरह से ओबीसी हो समान जो देश की जो वोटर है, जनसंख्या है, दो भागों में बंटने वाली है। क्योंकि देखिए, मैं एक बार फिर से आपको इतिहास में ले चलना चाहता हूँ कि कांग्रेस और पार्टी और लेफ्ट पार्टी, दो ही पार्टी शुरुआत में भारत में राजनीति करती रही थी, लेकिन कांग्रेस से अलग हटते हटते क्षेत्रीय दलों का अलगाव हुआ, और चाहे तमिलनाडु हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, जितने भी सरकारें बनी हैं क्षेत्रीय दलों की, वो सारे ओबीसी बेस्ड वोट हैं उनके। तो अब जो जैसे कि समाजवादी पार्टी, बसपा, तेलुगु देशम पार्टी, या जितने भी हैं, चाहे राजद हैं, वो सब कहीं न कहीं ओबीसी के वोटों से बने हुए हैं, और सारे के सारे एक समय में इतिहास में सब कांग्रेस के वोट थे। बिल्कुल। और बहुत संक्षेप में गोविंद जी, क्या ये बिहार चुनाव में इसके टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा सकता है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, क्योंकि ओबीसी पे फोकस करना ये बात है कि बिहार में जो राजनीति होती है, जातियों की राजनीति होती है, कांग्रेस को मालूम है कि अगली जाति हमारे पास अभी नहीं आ सकते हैं, तो हम पिछड़ी और अल्पसंख्यक और जो दलित हैं उनकी राजनीति करें। तो राजद और ये सब मिलके एक जो उनके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो ओबीसी एक अलग हो चुके हैं, और जदयू के मतलब नीतीश के साथ जो चले गए हैं, उनके वोट में अगर 10%, 5% भी स्ट्रेंथ लगा लेते हैं ये लोग, तो इनकी सरकार बनने की संभावना बन सकती है। ये देख रहे हैं, लेकिन आने वाले जो बिहार की राजनीति है उसमें ये कितना अपने को प्रभाव डालते हैं, वो समय पर थोड़ा सा आप छोड़ सकते हैं, 1-2 महीने के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल आगामी चुनाव है, यानी कि बिहार में सबकी नज़र टिकी हुई है, और उससे पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर दाव चलाई है, कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।